इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग या इसी को ग्रीन फार्मिंग या इसी को कार्बन फार्मिंग कहा जाता है। तो ये क्या है? अ मोड ऑफ फार्मिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, लिवस्टॉक एंटीबायोटिक्स, फूड एडिटिव्स, GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहने का मतलब कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता, प्लांट्स को आर्टिफिशियल ढंग से ग्रो करने के लिए बाहर से कोई हार्मोन या कोई अदर केमिकल सब्सटेंसेस नहीं दिए जाते, किसी प्रकार का जीन मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, अर्थात ऐसी फार्मिंग जो पूर्णतः प्रकृति आधारित होती है, प्राकृतिक चीजों के द्वारा की जाती है, ऐसी फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बन फार्मिंग या ग्रीन फार्मिंग कहा जाता है। इट रिलीव्स ऑन टेक्नोलॉजी सच एज, अर्थात इस पद्धति में ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन माने फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब है किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल को नहीं बोते रहना। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर राइस की कल्टीवेशन की जाती है, तो वहां नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जब भी क्रॉप सीजन आए तो उसमें वहां राइस की जगह पर मेज बो देना, व्हीट बो देना, पल्सेस बो देना, क्रॉप को रोटेट करते रहना। एक ये जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर के लिए। इससे सॉइल में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का बराबर मात्रा में और सही मात्रा में प्लांट्स द्वारा उपयोग किया जाता है और सॉइल में किसी खास न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस अमाउंट नहीं होने पाती। दूसरा तरीका होता है ग्रीन मैन्योर। अभी ग्रीन मैन्योर क्या है हम लोग आगे समझेंगे, यानी हरे खाद। ठीक है, हरे खाद क्या है हम उसको समझते हैं अभी। तीसरे नंबर पे बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर भी हम लोग अभी आगे समझते हैं क्या है। बायोलॉजिकल इसके तीसरा। चौथे नंबर पे है कंपोस्ट। कंपोस्ट माने हमारे घरों से जो साग सब्जी सड़े गले पदार्थ निकलते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको सड़ा गला करके और फिर कुछ दिन तक उसको बंद करके रख दिया जाता है, उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है और फिर वो जो बनता है उसको कंपोस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब होता है अर्थवॉर्म्स एवं अन्य कुछ वॉर्म्स या इंसेक्ट्स मिट्टी में पाए जाते हैं जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी को ढीला करके मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जो एयर की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी में पाए जाने वाले केचुए, अर्थवॉर्म्स और भी कई प्रकार के कीड़े, उनके माध्यम से एग्रीकल्चर किया जाता है, उसको भी वर्मी कल्चर कहा जाता है। छठवां मेथड इसका है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी किसी प्रकार की फसल में यदि कोई कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उस कीड़े को नियंत्रण करने के लिए हम कोई केमिकल सब्सटेंसेस, इंसेक्टिसाइड वगैरह का जो है स्प्रे नहीं करेंगे। हम बायोलॉजिकल ढंग से, जैविक ढंग से, नेचुरल ढंग से उस पेस्ट को कंट्रोल करने का जो है तरीका किया जाता है। उसका क्या तरीका है वो भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा 7वें नंबर पे बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी उस पूरी खेती का हम इस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं कि इसमें जितना कुछ भी सिस्टम हमने अपनाया हो वो सभी कुछ ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। इसके अलावा इस प्रकार के एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो मैन्योर्स हैं, मैन्योर्स हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, खाद। तो खाद के लिए गोबर वगैरह चाहिए, यूरिन वगैरह चाहिए एनिमल्स का, तो वो तभी होगा जब हम एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा 9वें नंबर पर मैन्योर्स। मैन्योर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब है हिंदी में इसको बोलते हैं पलवार। मल्चिंग का मतलब होता है क्रॉप्स को किसी ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियों से या पाल लगा करके ढक देना। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होता और कम पानी में ही खेती वगैरह की जा सकती है। पेड़ पौधों की तेज हवाओं से सुरक्षा हो जाती है। इस पूरे तरीके को मल्चिंग कहा जाता है। तो ये 10 पद्धतियां अपना करके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर्स की। ग्रीन मैन्योर्स या इसी को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं।
मतलब यही बस ग्रीन फर्टिलाइजर नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक पार्ट है ग्रीन मैन्योर। तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं आगे देखेंगे। तो ग्रीन मैन्योर इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक जैविक जो है वो उर्वरक है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर होते क्या है? अ टाइप ऑफ क्रॉप कवर ग्रोइंग मेनली टू ऐड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स टू द सॉइल। यानी अगर हमने किसी जगह पर कोई फसल बोई है, उसी के आजू बाजू हम कुछ ऐसी फसल भी बो देते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, आजू बाजू के कीड़ों को आकर्षित कर लेते हैं, और जो कीड़े होते हैं वो उस प्लांट पे, जो हमारा क्रॉप है, उस पे नहीं लगने पाता। तो ऐसे फसल जो हमारी मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके आजू बाजू लगाई जाती है, उसको हम ग्रीन मैन्योर्स कहते हैं। इट इज ग्रोन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसको कुछ निश्चित समय के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए इसको रखा जाता है, और जब हमारे जो असली क्रॉप है, जब वो मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं, तब इसकी जो है कटाई कर ली जाती है, और उसके जो कटे हुए हिस्से हैं उसको भी मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, ताकि वह वहीं पर मिट्टी में सड़ करके, गल करके और ह्यूमस मिट्टी को प्रदान करे। तो ग्रीन मैन्योर्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉप कवर ग्रोइंग मेनली टू ऐड न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर्स टू द सॉइल। It is grown for a specific period of time and then plowed under and incorporated to the soil while it is still green or shortly after flowering। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ग्रीन मैन्योर्स की फसल जब हम लगाते हैं तो उसको कुछ समय के लिए लगाते हैं, उसके बाद वहां पर प्लाउड कर दिया जाता है, माने हल चला दिया जाता है, और हल चलाने से वो जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और इससे मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे फसलों को हम ग्रीन मैन्योर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम गेहूं के साथ साथ पल्सेस भी बो दें, तो पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इस प्रकार से सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। तो अगर हम व्हीट के साथ पल्सेस बोते हैं तो पल्सेस वुड एक्ट लाइक अ ग्रीन मैन्योर्स फॉर व्हीट। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रकार के ग्रीन मैन्योर्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। अब ये जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लेगुमिनस, दूसरे होते हैं नॉन लेगुमिनस। लेगुमिनस जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें एबिलिटी होती है सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की, और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है हम लोग साइंस में पहले पढ़ चुके हैं। और ऐसे कुछ क्रॉप के एग्जांपल हैं, ये कुछ प्रकार की घास हैं, जैसे काउपीज है, क्लस्टर बीन्स है, और सोयाबीन तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये सब जो यहाँ पर फसलें लिखी हुई हैं ये लेगुमिनस टाइप की ग्रीन मैन्योर्स है। एक नॉन लेगुमिनस ग्रीन मैन्योर होता है जिसका उपयोग पर्टिकुलरली बीड सप्रेशन के लिए किया जाता है और मिट्टी में बायोमास एडअप करने के लिए किया जाता है। बीड का मतलब होता है खरपतवार, और खरपतवार का अर्थ है हमारी मुख्य फसल के आसपास कुछ ऐसे घास, चारा वगैरह उग जाते हैं जो हमारी मिट्टी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो न्यूट्रिएंट हमारी असली क्रॉप को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलते। तो ऐसे फालतू के चारा या और भी कोई प्लांट जो आजू बाजू उग जाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, इनको खरपतवार कहते हैं। और इन खरपतवारों को समाप्त करने के लिए भी जो है नॉन लेगुमिनस टाइप के ग्रीन मैन्योर्स का उपयोग किया जाता है। तो नॉन लेगुमिनस ग्रीन मैन्योर्स के 2 काम हैं। पहला, सपरेशन ऑफ बीड एंड एडिशन ऑफ बायोमास। ठीक है, एडिशन ऑफ बायोमास कैसे? वही प्लांट जब सड़गल करके मिट्टी में मिलेंगे तो उससे मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होगी। ऐसे कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि सूडान ग्रास, एक घास होती है सूडान ग्रास, मिलेट, मिलेट माने मोटे अनाज, सोरगम, बकव्हीट एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं नॉन लेगुमिनस ग्रीन मैन्योर्स की। अब इन ग्रीन मैन्योर्स का एडवांटेजेस क्या है, क्या लाभ है इनका, तो देखते हैं। सॉइल इंप्रूवमेंट एंड सॉइल प्रोडक्शन, ऑब्वियसली सी बात है ये सॉइल में नाइट्रोजन मिलाते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पोटास मिलाते हैं, बीड सप्रेशन करते हैं, कुल मिलाकर के, ठीक है, और सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। ठीक है, तो सॉइल इंप्रूवमेंट करते हैं और सॉइल की रक्षा करते हैं, पहला ये है। दूसरा, प्रोवाइड्स फोरेज फॉर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। फोरेज का मतलब आश्रय प्रदान करते हैं। कुछ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं,
पॉलिनेटिंग इंसेक्ट का मतलब होता है कुछ कीड़े कुछ फूल पौधों के पराग को एक जगह से ले जाकर के दूसरे में रखते हैं जिससे फ्लावरिंग वगैरह होती है, तो इनको पॉलिनेटिंग इंसेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के ये जो हम ग्रीन मैन्योर्स लगाते हैं ये एक प्रकार से ऐसे कीड़ों को आकर्षित करते हैं जो पॉलिनेटिंग नेचर के होते हैं। तीसरी बात, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्वाभाविक बात है कि हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, बीड सेपरेशन करते हैं और बायोमास का एडिशन करते हैं। चौथी बात, provides habitat for predatory beneficial insects which kill and eat harmful insects। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यदि हमारी मुख्य फसल के आसपास कुछ हम ऐसे फसलें भी लगा दें जो मुख्य फसल में लगने वाले कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले और उनको आकर्षित कर ले, तो हमारी मुख्य फसल में कीड़े नहीं लगेंगे बल्कि कीड़े किसमें लग गए, हमने जो ग्रीन मैन्योर्स लगाया है। तो इस प्रकार हमारी जो मुख्य फसल है उनकी कीड़ों से और कई प्रकार के और भी पेस्ट होते हैं उससे रक्षा करती है। इसके कारण हमें नो केमिकल पेस्टिसाइड, किसी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती। पांचवा इसका उपयोग है ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर इंसेक्ट या बॉम्ब एक्सेट्रा। मिट्टी में कुछ महत्वपूर्ण कीड़े, केचुए इत्यादि रहने चाहिए जो हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो जो अर्थवॉर्म्स वगैरह है, कीड़े वगैरह है, वो भी उसके जहर से मर जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम चूंकि कोई केमिकल यूज नहीं करते, इसलिए अर्थवॉर्म्स का भी ग्रोथ होता है और भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिट्टी में पाए जाते हैं वो सभी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं ये डीप रूटिंग होते हैं। डीप रूटिंग का मतलब ये मिट्टी में काफी अंदर तक जाते हैं और जब मिट्टी में काफी अंदर तक जाते हैं तो जितनी अंदर तक ये जाते हैं उतनी अंदर तक एयर भी चली जाती है। तो डीप रूटिंग एरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में वायु पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसके कारण मिट्टी में नमी आ जाती है, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में वायु आ जाती है और मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। ये सारी चीजें ग्रीन मैन्योर्स के एडवांटेजेस हैं। ग्रीन मैन्योर्स माने हरी खाद। मैन्योर्स में और ग्रीन मैन्योर्स में अंतर क्या है? मैन्योर्स का मतलब होता है जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके सड़े गले पदार्थों से जो चीज बनती है उसको मैन्योर्स बोलते हैं। ग्रीन मैन्योर्स माने वो फसल के रूप में होती है और खाद का काम करती है, उसको ग्रीन मैन्योर्स कहते हैं। तो अगर केवल मैन्योर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका गोबर और सड़े गले जो पेड़ पौधे हैं उनके सड़े गले पत्ते, ठीक है, एनिमल वेस्ट, राख, ठीक है, एनिमल बोन, ये सारी चीजें मैन्योर्स में आ जाती हैं। लेकिन अगर ग्रीन मैन्योर्स की बात करें तो ऐसे मैन्योर्स जो क्रॉप के रूप में या प्लांट के रूप में खाद का काम करते हैं। ग्रीन मैन्योर्स के हमने बेनिफिट समझ लिया यानी एडवांटेज समझ लिया। अब ग्रीन मैन्योर्स के हम डिसएडवांटेज समझते हैं। तो पहली बात तो ये है, स्वाभाविक बात है, ये लेबर इंटेंसिव है यानी इसमें काफी मेहनत लगती है ये सारी प्रक्रिया करने में। दूसरी बात ये है लो रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स। केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इंसेक्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड जितना तेजी से रिस्पांस देते हैं उतना इनका रिस्पांस नहीं है। ठीक इनका संबंध आयुर्वेद और एलोपैथी के समान है। जैसे एलोपैथी की दवाई सर दर्द दे रहा, हमने खाया और 5 मिनट के अंदर आराम मिल गया, लेकिन उसी का यदि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है 2 घंटे बाद आराम मिले, लेकिन वो परमानेंट आराम होता है। तो इसका रिस्पांस थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिव टू जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं, सॉरी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। तीसरी बात, इट नीड्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर। इनको क्योंकि ये क्रॉप्स हैं तो क्रॉप है तो इनको पानी वगैरह, तो जहां पर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है या पानी की सुविधा है वहीं पर हम ग्रीन मैन्योर्स का काफी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने ग्रीन मैन्योर्स वगैरह समझ लिया। अब हम आगे समझते हैं फर्टिलाइजर क्या कहलाते हैं और फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजर हिंदी में कहते हैं उर्वरक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स एडेड टू सॉइल to supply one or more plant nutrients which are essential to growth of plant are known as fertilizers। यानी कार्बनिक या अकार्बनिक, प्राकृतिक या संश्लेषित किया हुआ ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे यदि हम मिट्टी में मिलाएं तो वह मिट्टी को ऐसे आवश्यक पोषक तत्व देता है जिससे उस मिट्टी में बोई जाने वाली फसल की अच्छी खासी पैदावार और ग्रोथ हो। तो ऐसी उस चीज को हम फर्टिलाइजर या उर्वरक कहते हैं।
ये जो फर्टिलाइजर हैं ये दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को देते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि 6 प्रकार के होते हैं, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि 8 प्रकार के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो 6 हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 6 जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं प्लांट्स के लिए। दूसरी तरफ 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को जरूरी है वो कौन कौन से हैं? बोरान, कॉपर, निकेल, जिंक या जस्ता, आयरन यानी कि लोहा या लौह, मैंगनीज, क्लोरीन और मॉलबिडिनम। तो ये 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, केमिकल या इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक, यानी कि रासायनिक उर्वरक या अकार्बनिक उर्वरक या संश्लेषित उर्वरक। तीनों एक ही मतलब कहलाते हैं, तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, यानी तीनों एक ही हैं। तो पहली कैटेगरी उर्वरक की हो गई। दूसरी उर्वरक जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद या जैविक उर्वरक, और तीसरे नंबर पे है बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक। अब ये तीनों फर्टिलाइजर क्या हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।